आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा को। संज्ञा उस विकारी पद को कहा जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति, वस्तु, भाव और स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं राम, कोई वस्तु ले सकते हैं, किताब ले ली हमने। अब हो सकता है जैसे प्रेम, क्रोध, कोई स्थान हो सकता है जैसे दिल्ली आदि। संज्ञा वह विकारी पद है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम का बोध होता है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा, अर्थात सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को उसी ही रूप में जानना। सम्यक का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को उसी रूप में जानना। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। इस लाइन का अर्थ क्या है? यानी कि उत्पत्ति। संज्ञा की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर हम उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही। जैसे मान लीजिए हमने कहा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो यहाँ गांधी जी की बात हो रही है। यहीं अगर जैसे मान लीजिए गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। दूसरा होता है ये गणनीय। गणनीय वे संज्ञाएं जिनकी हम गणना कर सकते हैं। जैसे होता है लड़का, इसकी हम क्या कर सकते हैं? अगर एक लड़का खड़ा है तो हम कहेंगे एक लड़का खड़ा है, एक से ज़्यादा खड़े हैं तो दो लड़के, या फिर अनेक बहुत सारे खड़े हैं तो हम कहेंगे अनेक। लेकिन अगर ज़्यादा भी हैं तब भी हम उनकी गिनती तो लगा ही सकते हैं, वो काउंटेबल हैं, यानी कि उन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए वो क्या है? एक गणनीय। तीसरा भेद होता है अगणनीय। अगणनीय वह होते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते लेकिन उनका नाप तोल कर सकते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, वे अगणनीय में आती हैं। जैसे मान लीजिए पानी। पानी को हम गिनती नहीं लगा सकते पानी की। पानी और जैसे दूध है, ये नापा या तोला जा सकता है लेकिन हम इनकी गिनती नहीं लगा सकते, इसलिए ये अगणनीय कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं तो तीन भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे गांधी जी की बात हो गई। यहीं हम ले लेते हैं सोहन अच्छा लड़का है, तो यानी कि सोहन की बात हो रही है। यहाँ गणनीय। गणनीय होता है जिन वस्तुओं की या जिन चीज़ों की हम गणना कर सकते हैं, वे गणनीय संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लड़का हो गया, जैसे कोई वस्तु हम ले लेते हैं, जैसे मेज़। एक मेज़ है, अनेक मेज़ है, हम इनकी गिनती कर सकते हैं, तो ये क्या हो गई? गणनीय संज्ञाएं हो गई हैं। अगणनीय संज्ञाएं जिनकी हम गिनती नहीं लगा सकते, वे अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। अर्थ या फिर आधुनिक। आधुनिक आधार पर संज्ञा के 5 भेद में होते हैं। कौन कौन? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम जान ही चुके हैं, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जैसे मैंने राम ले लिया, ठीक है, सीता हो गया, तो ये सारी क्या हैं? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष व्यक्ति की भी यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे ही दूसरा आ जाता है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे भाई। भाई क्या है? पूरी भाई की जातियों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कहा घोड़ा, तो घोड़ा किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। घोड़ा क्या है? घोड़ों की सारी एक पशुओं का नाम है जिसमें सभी तरीके के घोड़े आते हैं। गाय, इसमें क्या है? गाय है, गाय कई तरीके की होती हैं, सारी गाय इसी जाति के अंदर आती हैं, यानी कि हम उन्हें गाय कहते हैं। जो हमारी जातियाँ होती हैं जैसे ब्राह्मण हैं, तो ये भी हम इसी में लेते हैं। तीसरा होते है ये भाववाचक संज्ञाएं।
जो हमारे मन के भावों को प्रकट करती हैं, हमारे गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि को बताती हैं। जैसे कि भाव क्या हो गया, जैसे हमारे मन में प्रेम है तो ये क्या है, एक तरीके का भाव है। सुंदरता, सुंदरता क्या है, एक भाव है। जन्म, मिठास, ऐसे शब्द क्या हैं, ये एक भाव होते हैं। भाववाचक संज्ञा वे होती हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराती हैं, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ये अस्पर्शीय होती हैं, इनको हम देख नहीं सकते। जातिवाचक संज्ञा के ही दो उपभेद माने जाते हैं, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो किसी विशेष समूह का बोध कर, जैसे हम ले लें यहाँ पे मेला, सेना, तो ये क्या है, यहाँ लोगों के पूरे समूह का बता रहा है कि ये सेना है, यानी कि यहाँ पे जवान है, उनका समूह है सेना। मेला, मेला में सभी तरीके के लोग होते हैं, उन सारे लोगों का समूह क्या होता है, मेला। यानी ये किसी एक समूह की बात कर रहा है। और होता है इसका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो संज्ञा शब्द किसी ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे तेल हो गया, दूध है, तो ये क्या है, तेल, दूध, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा, प्लास्टिक, ये सारी क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताती है। जातिवाचक संज्ञा किसी एक जाति के बारे में बताती है। जैसे लड़का है तो लड़के में क्या है, सभी लड़के आएंगे, यानी पूरे लड़कों की जाति की, लड़की पूरी लड़की की जाति के बारे में बता रहा है। यहाँ पे किसी विशेष लड़की का नाम नहीं लिया जा रहा है, किसी विशेष लड़के का नाम नहीं लिया जा रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा, गाय, भैंस, ये जो पशुओं के नाम होते हैं, जैसे पदों के नाम हो गए, जैसे वकील, तो वकील में क्या है, सभी वकील आ जाएंगे। अब वकीलों के अपने नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन वकील क्या है, एक पूरी जाति के बारे में बता रहा है, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के ही दो उपभेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक किसी समूह के बारे में बताता है, जैसे मेला हो गया, सभा, जनता, सरकार हो गई, ये सारे क्या हैं, समूह होते हैं। पुलिस है, क्या है, एक समूह है। परिवार है, वो भी क्या है, लोगों का समूह है, तो वो क्या कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे तेल, दूध, लोहा, ऑक्सीजन, तांबा, ये सारी क्या हैं, धातु हैं। भाववाचक संज्ञा जो हमारे मन के भावों को मन के भाव प्रकट करते हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे मन के भाव हो गए, या हमारे दो गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का वर्णन करते हैं जो शब्द, वे भाववाचक संज्ञाएं होते हैं। प्रेम होगी, सुंदरता,